गांव से बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही हैं। तो तुम गांव क्यों नहीं चले जाते हम? लोग बड़े बड़े शहरों के बारे में सोचते हैं, लंदन, पेरिस, टोक्यो, और एक तुम हो जिसे हर वक्त गांव की मुसीबत पड़ी रहती। तुम एक फ्यूडल लॉट की बिगड़ी हुई औलाद हो। तुम्हें गांव से क्या? तुम तो चाहोगी कि उन बेचारों पर और जुल्म किया जाए। और वैसे भी गांव में रखा क्या है? मच्छर, मक्खियां, गलाजत। गुलाम मोहम्मद, क्या हुआ? क्या हुआ गुलाम मोहम्मद, बोलो। बहुत जुल्म हुआ। अगर मैंने बात की तो वो मुझे भी गोली मार देगा साहब। कौन मार देगा गोली? मैं हूं ना, डरो मत। बताओ क्या बात है? साहब, आज वो लोग वो जीप में आए थे जी। उन्होंने वहां पर आके गोलियां चलाती थी। वो बूढ़ा फकीर बाबा को मार दिया। बूढ़ा फकीर बाबा को मार दिया। कौन लोग थे वो? साहब, उसके बेटों की आंखों पर पट्टियां बांध कर वो साथ ले गए जी साहब। कौन लोग थे वो? कोई उनके पीछे गया? किसी ने पुलिस को इत्तला की? हमराज, उस बेचारे को, उसको बात तो पूरी कर लेने दो। उसको अपने होश तो कायम कर लेने दो। तुम क्या कर रहे हो? तुम चुप करो। हाँ बोलो, कौन लोग थे वो? कोई नहीं बता सकता साहब। वो उनकी औरतों की आंखों पर पट्टियां बांधकर गाड़ी में बिठाकर साथ ले गए। गुलाम मोहम्मद, किसी को तो पता होगा कि कौन थे वो। किसने पाल रखे हैं गुंडे बदमाश? साहब, मैंने सुना है उन लोगों ने जेल बना रखी है। वो लोगों को उठाकर जेल में बंद कर देते हैं साहब। कहाँ है वो जेल? तुम्हें पता है? आखिर कौन है जिसने वो जेल बनाई है? कोई नहीं जानता। पूछने पर कोई बता। तुम लोग इतने डरपोक क्यों हो? कब तक डरते रहोगे? गुलाम मोहम्मद, पता करना होगा कि वो जेल किसने बनाई है। साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं साहब। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो हमें भी गोली मार देंगे साहब। नहीं, कुछ नहीं होगा। गोगी, राणा, इधर आओ। कुछ नहीं होता, हौसला रखो तुम। गुलाम मोहम्मद को अंदर ले जाओ, उसे खाना खिलाओ। अरे, ये कोई वक्त है बाहर जाने का? मुझे एक जरूरी काम है जान। मैं तुम्हारे सारे जरूरी काम अच्छी तरह समझती हूँ। हद हो गई है। मेरे साथ बहस ना करो। हट जाओ मेरे रास्ते से। बाहर नहीं जा सकते। कैसे नहीं जा सकता? हमराज, ये आवाज कैसी? ये मेरे बाबा की आवाज है। हट जाओ मेरे रास्ते से। जो भी मेरे रास्ते में आएगा पाश पाश हो जाएगा। हट जाओ, हटो। आई थिंक रात काफी हो चुकी है, मुझे अब चलना चाहिए। नहीं, रात तो अभी शुरू हुई है। मैंने तुमसे कहा था ना, जब घर में बाबा की आवाज ऊंची होती है तब हमें मालूम होता है कि रात तो अभी शुरू हुई है। क्योंकि वो घर से बाहर जाने का कोई ना कोई बहाना तलाश कर रहे होते हैं। जिस तरह एक बाप अपने बेटे को अच्छी तरह जानता है,
मेरा ख्याल है तुम अपने बाबा को अच्छी तरह समझते हो। एनीवे, मुझे अब इजाजत। चलो मैं तुम्हें छोड़। क्राइम रिपोर्टर साहब, तो आपको इतला मिल गई? जनाब मैं तो घर जा रहा था। वैसे क्या हुआ ये? एक लावारिस लाश मिली है। लावारिस लाश? हाँ। मैं देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, शुक्र है कोई इसको देखने तो आया, वरना आजकल लाशों को कौन देखता है। इंस्पेक्टर साहब, एक आदमी की लाश को लावारिस करार देकर आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। क्राइम रिपोर्टर साहब, हमारी जिम्मेदारी आपकी 4 सत्रों की खबर से बहुत ज्यादा है। जानता हूं, इसीलिए तो पूछ रहा हूं, क्या यही जिम्मेदारी है आपकी कि एक लाश आपको सड़क पर पड़ी हुई मिले और आप उसे लावारिस करार देकर 2-3 दिन के बाद दफन कर देते हैं? आप वाकई नहीं जानते कि हमारा प्रोसीजर क्या है। कल थाने आइएगा, मैं आपको बताऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इस शहर में पुलिस को सड़कों पर से लाशें उठाकर अपने थाने की हदूद से बाहर फेंकते हुए देखा है। आप जरा प्लीज मेरी बात सुने। ये सड़क देख रहे हैं आप? इस सड़क को थाना मुजंग लगता है और वो सामने सिर्फ 15 गज दूरी पर थाना लिटन रोड की हदूद शुरू हो जाती है। यार ये तो आम सी बात है, हर थाने की कोई ना कोई हदूद तो होती है। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस लावारिस लाशों को उठाकर अपने थाने की हदूद से बाहर फेंक देती है और जब दूसरे थाने को इत्तला मिलती है तो उनकी भी यही कोशिश होती है कि वो लाश को किसी और थाने की हदूद में फेंक दें। एक तो इंसान जिंदगी भर धक्के खाता रहता है और मरने के बाद भी धक्के ही धक्के। क्राइम रिपोर्टर साहब, जो किसी की किस्मत में लिखा हो वो मैं बदल तो नहीं सकता। मुझे तो लगता है कि आपकी किस्मत में भी बस इंस्पेक्टर साहब, बाज औकात क्राइम रिपोर्टर पुलिस के लिए बहुत बदकिस्मत साबित होता है। आप इस शख्स को आसानी से जहाज, अफीमी मंशियात का आदी या कोई जासूस वगैरह करार देकर दफन नहीं कर सकेंगे। आपने लाश का चेहरा नहीं देखा? मैं तो कांप के रह गया इंस्पेक्टर साहब। तो यार कुछ खाया पिया करो ना, खुराक अच्छी हो तो आदमी कांपता नहीं। मैं सुबह एसपी क्राइम से मिलकर आपके पास पुलिस स्टेशन आऊंगा। लाश से बरामद होने वाली तमाम अशिया की हिफाजत पूरी एहतियात के साथ होनी चाहिए। आपको तो शक है? मैं इस लाश के वारसों का तलाश करूंगा। नाम बोले अपना, बीबी नाम बताएं। शाबाश। कौन है इनके साथ? मरीज को अंदर शिफ्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट साहब हैं? थैंक यू। हेलो निम्रा।
अरे क्या हुआ, पुलिस पीछे लगी है क्या? निम्रा, कल रात के वाकये ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। इसका मतलब है कल रात कोई हसीन खूबसूरत लड़की तुम्हारी जिंदगी में। खूबसूरत लड़की नहीं, एक खूबसूरत इंसान की लाश। क्या? लाश? हाँ, लाश, जिसे देखकर मुझे यूं लगा कि मैं उसे जानता हूं, वो कोई मेरा अपना हो। चौड़ा माथा, सुरमई बाल, बड़ी बड़ी मूछें, पतले होंठ। चलो जुनेद, मान लिया कि वो लाश बहुत खूबसूरत है, मगर उसका तुम्हारी जिंदगी पर इतना बड़ा असर कैसे हुआ? निम्रा, मैं उसके वारिसों को तलाश करूंगा। इंसानी जिंदगी कोई मजाक नहीं है, और ना ही इंसान की मौत कोई तमाशा है कि जो भी लाश सड़क पर पड़ी हुई मिले उसे लावारिस करार देकर दफन कर दिया जाए। ये जुल्म है, ज्यादती है ये। अरे जुनेद, आजकल जिंदा इंसान दूसरे इंसान से ताल्लुक नहीं रखना चाहता और तुम मुर्दों से रिश्ता जोड़ना चाहते हो। मेरा ख्याल है ये तुम्हारा ब्लाइंड आइडियलिज्म बोल रहा है। ओह कम ऑन जुनेद, बिहेव। अब क्या हुआ? निम्रा, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। तुम ये चाहती हो कि मैं इंसानी जिंदगी और मौत की इस हद तक तजलील पर अपनी आंखें बंद रखूं? ये मैं नहीं कर सकता। इंसान जानवरों की तरह सड़कों पर मरे पड़े हों, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्या तुम सब लोग ये भूल गए कि दजला और फरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूख से मर गया तो हाकिम वक्त ने फरमाया कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूंगा। और आज ये वक्त आ गया कि सड़कों पर पड़ी हुई इंसानी लाशों को देखकर कोई सोचता भी नहीं कि वो एक इंसान की लाश है जिसे तमाम मखलूकात पर फौकियत हासिल है। वो जानवरों की तरह मरा पड़ा है और कोई उसका वाली वारिस नहीं। I'm sorry जुनेद, मैं तुम्हारी बात की गहराई को समझ नहीं सकती। वाकई हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो बेचारे यूं सड़कों पे मरे पड़े हैं। निम्रा, ये बहुत अहम सवाल है। कौन है ये लोग? कौन है इंसान का वारिस? क्या मुआशरा इंसान का वारिस नहीं होता? क्या इंसान इंसान का वारिस नहीं होता? इस सवाल का जवाब हम सबको देना है, हम सबको। जुनेद, सबसे पहले हमें लाश की हलाकत की वजह मालूम करनी है। वो हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चल जाएगा। नेक्स्ट, पुलिस अखबारात वगैरह में इश्तिहार देती है वारिसों को तलाश करने के लिए। निम्रा, मैं उस आदमी की लाश को उस वक्त तक दफन नहीं होने दूंगा जब तक उसके वारिस तलाश नहीं होते। मैं मैजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देकर लाश को डेड हाउस में रखवाने की इजाज़त ले लेती हूँ जब तक कि उसके असल वारिस तलाश नहीं हो जाते। गुड। बस तुम अभी से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दो। मैं आज ही एसपी क्राइम से मिलने जाऊंगा और उसके बाद पुलिस स्टेशन जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे हमराज से फोन पर बात करनी है। हाँ यूज माय फोन। नहीं, इट्स ओके, मैं अपने फोन से कर लेता हूँ। हेलो। हाँ जुनेद। क्या कर रहे हो हमराज? मैं इस वक्त एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर देख रहा हूं। किसकी है ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, अलबत्ता मेरे कमरे की दीवार के साथ उसकी तस्वीर लगी है। किसने लगाई है मुझे ये भी नहीं पता। तुम बताओ, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? एक खूबसूरत लाश की तस्वीर देख रहा हूं। क्या लाश की तस्वीर? बहुत खूबसूरत आदमी है। कौन है ये तो मैं नहीं जानता। बस कल रात तुम्हारे घर से वापसी पर
सड़क पर एक लाश देखी थी, अभी तक चेहरा आंखों के सामने है। कहते हैं जब तक लाश को दफन ना किया जाए उसका चेहरा आंखों के सामने रहता है। उसके कफन दफन का इंतजाम करो भाई। शनाख्त के बगैर तो लाश दफन नहीं करने दूंगा मैं। तुम लाश की शनाख्त करना चाहते हो और भाई यहाँ जिंदा आदमी की कोई शनाख्त नहीं है। हम हैसियत कौम एक हौलनाक बहरान का शिकार है, शनाख्त का बहरान, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। तुम बात को किस तरफ ले गए अमराज? मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि शायद उस लाश की शनाख्त के बाद आज के दौर के आदमी की शनाख्त भी मुमकिन हो सके। मेरा ख्याल है तुम पागल हो चुके हो या लाश ने सीधे तुम्हारे दिमाग पर असर किया। बहरहाल तुम्हारी नई असाइनमेंट बहुत दिलचस्प है। अच्छा अमराज, मैं अभी एसपी क्राइम से मिलने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा। तुम थाना मुजंग आ सकते हो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। ठीक है, इस वक्त तकरीबन 10:30 हुए हैं। मैं 11 बजे तुम्हारे पास हूँ। ओके बाय। भाई अपने कमरे से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है तस्वीर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे इसे ये लड़की पसंद आ जाए, फिर तुम देखना मैं कैसे चट मंगनी और पट ब्याह करती हूँ। मुझे तो पहले ही पता था निशात हमारे घर में मेरी भाभी बनकर जरूर आएगी। निशात जब तुम्हारे साथ पहली बार इस घर में आई ना, तो मेरे दिल ने मुझे कहा कि मेरुन्निसा ये लड़की तुम्हारी बहू बनेगी। आपको पता है मैंने इससे दोस्ती इसलिए की थी कि मेरी भाभी बने। अल्लाह करे, मैं तो कहती हूँ इस लड़के की मंगनी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि इस लड़के की जान उस चुड़ैल से छूटे। मैं तुम्हें लिख कर दे सकती हूँ कि तुम्हारी चाची ने इस लड़के को तावीज पिलाए हुए हैं। पता नहीं भाई को उसमें क्या नजर आता है, जान नहीं छोड़ता उस सबीन की। ये तुम्हारे बाप के जो चहेते रिश्तेदार है ना, इन्होंने मेरे बेटे पे जादू टूना किया हुआ है। इन लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम तो ऐसे घबरा जाते हो यार। जो काम पिछले 50 वर्षों में नहीं हुआ वो अब कैसे हो सकता है? जनाब चौधरी मुजफ्फर अहमद साबिक वफाकी वजीर साहब, आप इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? देखो, बात अगर एविडेंस की है ना, तो तेरा माल ये सामने पड़ा और वो सब स्टैंडर्ड है। अब मैं क्या करूं या कोई और क्या कर सकता है? तुम कुछ ना करो, 1 हफ्ते के लिए इंक्वायरी पेंडिंग करवा दो, बाकी मैं खुद ही कर लूंगा। और मैं जानता हूं एक साबिक वफाकी वजीर कर भी इतना ही सकता है। भाईजान, अब समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। हालात हमेशा एक जैसे रहते हैं। अब अगर कोई जागीरदारी के खिलाफ इनकलाब आ गया है तो फिर तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी नैब के सुपुर्द कर दी जाए। पहले कभी इंक्वायरी नहीं हुई, पिछले 50 वर्षों से इंक्वायरियां नहीं हो रही। देखिए भाई साहब, हमें ग्राउंड रियलिटीज की बुनियाद पर बात करनी चाहिए। यार बस 1 हफ्ते के लिए इंक्वायरी पेंडिंग करवा दो, बस, बाकी मैं खुद ही देख लूंगा। और हाँ, वो मुझे पता चला है कि शहरजाद ने अपने वकील से राब्ता किया और वो भी हमारे खिलाफ कोई रिट तैयार करवा रही है। नो प्रॉब्लम, उसके डॉक्टर से रिपोर्ट लो और वकील को दे दो कि एक एबनॉर्मल औरत, एक पागल औरत का केस बनता ही नहीं। यार मुजफ्फर अहमद, तुम इस औरत को कहीं खत्म नहीं करवा सकते? मेरा जी चाहता है गोली मार दो इसे। वो तो मुसलसल हमारे लिए दर्द सर बन चुकी है। और देखो, मेरी बात को गौर से सुनो। किसी एबनॉर्मल आदमी से कोई काम जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता।
मुझे शहरजाद से डायलॉग करने दो। देखते हैं वो कितनी फ्रेंडली है, कितनी कोऑपरेटिव है। हा? हद हो गई है। वाह, चौधरी मुजफ्फर अहमद, जाहिर है साबित वफा की वजीर हो, ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करते रहे हो, बड़ा तजुर्बा है तुम्हें ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करने का। भाई वो तो एक नॉर्मल औरत है, पागल है। तुम किसी इंटेलिजेंट के साथ डायलॉग करो। और चौधरी हबीब अहमद, तुम डरते हो और मैं जानता हूं तुम क्यों डरते हो। कहीं शहरजाद तेरे सारे खानदान का अमालनामा न खोल के रखे। चौधरी मुजफ्फर साहब, अगर आपको शहजाद से मिलने का शौक है तो जरूर मुलाकात कीजिए, हम भाइयों को कोई एतराज नहीं। वो पागल औरत आपकी तबीयत साफ कर देगी। बहरहाल चौधरी मुजफ्फर अहमद, मुझे कल तक इस इंक्वायरी के पेंडिंग होने की इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। बस 50 सालों में अंग्रेज की बनाई हुई मशीन नहीं टूटती। ये तो सिस्टम है, अंग्रेज का बनाया हुआ सिस्टम। इंसान की तारीख का सबसे पायदार सिस्टम फ्यूडल ही तो है। हेलो